हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश का एक पेपर जो पूछा गया था 11 फरवरी 2022 को शिफ्ट नंबर 1 में। ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 का पेपर है। इंटरमीडिएट लेवल 12th लेवल का है। इसके पहले ग्रेजुएशन लेवल का हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और इस सीरीज़ का पेपर नंबर 4 है। इसके पहले आप देखेंगे फेज़ 9 का ग्रेजुएशन लेवल भी हम कर चुके हैं। CGL 2021 जो इंग्लिश पूछा गया था उसके भी सारे सेट्स आई गेस 22 सेट्स थे, हमने वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है। CHSL 2020, CGL 2020 उनके चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, सारा एग्ज़ाम हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाइए देखिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करिए। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आप सभी को कमेंट करना है सारे आंसर्स का और फाइनली मुझे लास्ट में बताना है कितने आपने सही अटेम्प्ट किए। और साथ ही में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पर आपको क्लोज टेस्ट, पैसेज, डिफरेंट क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी पूछे जाते हैं वहां पर। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हमारा पहला क्वेश्चन है इम्प्रूव दी अंडरलाइन पार्ट। सो टुक को इम्प्रूव करना है, चेक करना है क्या ये सही है या गलत। पढ़ते हैं। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया था, टू टुक मैटर्स इन माई ओन हैंड, ताकि मैं उस मैटर को अपने हाथों में ले सकूं। सो टू आप याद रखिएगा, टू के बाद कभी भी आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होता है। कुछ सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर कुछ पर्टिकुलर ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके बाद टू के बाद वी की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है, बट जनरली वो एक अलग केस हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर हो, बेसिकली बी हो, बी का कोई भी फॉर्म हो, उसके बाद कुछ ऐसे क्लॉज होते हैं जैसे यूज्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो इस तरीके से जब होते हैं तो इनके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आता है यानी आईएनजी, V1 ING। लेकिन ये ऐसा केस नहीं है। यहाँ पर सिंपल अगर टू आ जाए तो इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू टेक। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं सबसे पहले हमको देखना होता है कि यहाँ पे क्या है। आस्क यानी कि यहाँ पर आपका इंट्रोगेटिव साइन है। सो फादर आस्क्स, सो पास्ट में है तो ये कट गया, हैड आस्क्ड कट गया, आस्क ठीक है, आस्क ठीक है। हिज सन, वेदर भी हो सकता है, इफ भी हो सकता है। यहाँ पे हैज है, गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे हैव है ना, यानी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये आपका राइट आंसर है। बस इतना ही आपको करना है एग्जाम में। आगे देखिए, आगे है आपका सिनोनियम यानी सिमिलर वर्ड। आपको हार्डशिप का मतलब पता होना चाहिए ताकि आप इसका सिमिलर वर्ड सिनोनियम का आंसर कर सकें। हार्डशिप का मतलब क्या होता है? हार्डशिप का मतलब होता है तंगी, पैसों की स्पेशली। और अगर मान लीजिए कि आपको हार्डशिप का मीनिंग नहीं पता होता तो उस केस में भी आप क्वेश्चन को स्किप नहीं करते, पहले पूरा ऑप्शन पढ़ लेते। देखिए, बेनिफिट होना, चमत्कार होना, किसी को सुविधा मिलना और किसी को मुसीबत में जाना। ट्राइबुलेशन का मतलब होता है दुख, पीड़ा, मुसीबत, इसमें पूरा का पूरा जूझ रहे हूँ, तो ये हो गया आपका ट्राइबुलेशन। अब आप देखेंगे कि ये तीनों तो बिल्कुल सेम है ना। मिरेकल भी अब पॉजिटिव सेंस में निकलता है, बेनिफिट होना, कंफर्ट में जाना, लेकिन ट्राइबुलेशन बिल्कुल अलग है। तो यही आंसर मेरा होना चाहिए। ये आप तब करेंगे जब आपको मीनिंग नहीं पता होगी हार्डशिप की तब, लेकिन अगर मीनिंग पता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। मीनिंग होता है तंगी, पैसों की तंगी या दुखदायक समय। सो इसका आंसर ट्राइबुलेशन यहाँ से आ गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप पहले क्वेश्चन को पूरा रीड कर लें, समझें और फिर देखें कि भाई मैं क्या चीज़ फिट कर सकता हूं ताकि हमारा ऑप्शन फिट करके एकदम मीनिंगफुल आंसर, एक मीनिंग दे दे पूरे के पूरे सेंटेंस का। तो देखिए, द सस्पेक्ट्स, जो सस्पेक्ट्स थे उनको जाना पड़ा था go through dash parade so that the real culprit could be caught। मतलब कुछ होंगे सस्पेक्ट्स, उसमें से रियल कल्प्रिट को पकड़ना था तो उनको गुजरना पड़ा। They had to go through dash parade।
परेड नाउन है तो किस प्रकार का परेड, अब आपको देखना है। ए आइडेंटिफाई, ए के पहले तो आइडेंटिफाई के पहले तो ए आएगा नहीं। आइडेंटिफिकेशन आपका नाउन है क्योंकि लास्ट में TION है तो ये नाउन है। नाउन और द यहाँ पे है द आइडेंटिफाइड, इसका मतलब है कि आइडेंटिफाई ऑलरेडी हो चुका है। द आइडेंटिफाइड का तो मतलब यही निकला ना, कोई चीज़ है जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। लेकिन ऐसा तो नहीं करना हमको, एन आइडेंटिफाई आएगा नहीं, हमको क्या चाहिए, मतलब देखिए जो आइडेंटिफाई है ये एक वर्ब है, आइडेंटिफाई करना है ना, जबकि हमको यहाँ पे वर्ब की ज़रूरत नहीं है। वर्ब तो हमारा ऑलरेडी हमारे पास है, हमको नाउन की ज़रूरत है। उनको गुजरना पड़ा था एक परेड से, सो हमें नाउन की ज़रूरत है। तो आइडेंटिफाई तो पहले ही कट गया हमारा। आइडेंटिफिकेशन बचा, आइडेंटिफिकेशन नाउन है, उसके पहले आर्टिकल एन आएगा। सो एन आइडेंटिफिकेशन आपका राइट आंसर हो गया। आसान था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान होता है। चलिए देखिए, स्टडी ऑफ द अर्थ एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। आपको स्टडी यानी कि अर्थ का पूरा देखना है, भाई क्या है, कैसे बना, कैसे यहाँ पर क्या क्या चीज़ हैं अर्थ पे, उनकी पढ़ाई को क्या बोलते हैं। आप ज़रा कमेंट करके देखिए इसका आंसर आप अपने नोटबुक पे या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर सही है या नहीं। हालांकि सही होगा क्योंकि इसको बोलते हैं जियोलॉजी। साइकोलॉजी आप सभी को पता है। फिलॉसफी दर्शन शास्त्र हमने थोड़ी देर 2-4 दिन पहले भी डिस्कस किया है। फिलैंथ्रोपी मतलब होता है मानव प्रेमी, जो मानव की भलाई के लिए काम करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, ईडियम है आपका, ईडियम। और क्या ईडियम है, बी द डेविल्स एडवोकेट। बी द डेविल्स एडवोकेट की मीनिंग आपको बतानी है। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों ऑप्शंस को पढ़िए और ज़रा मुझे बताइए कि क्या आंसर हो सकता है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। बेसिकली इस ईडियम बी द डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है कि मान लीजिए आप कहीं ग्रुप में बैठे हैं, कोई ऐसी बातें कर रहे हैं जो मतलब थोड़ा डिफरेंट हो, अलग हो, और लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और आप उस पर क्या कर रहे हैं, अपना आर्ग्यूमेंट करके उसको सही जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बी द डेविल्स एडवोकेट, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रेजेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इस ऑप्शन को ध्यान और इसकी मीनिंग ध्यान रखिएगा, बी द डेविल्स एडवोकेट का, क्योंकि ऑप्शंस तो हमेशा चेंज करके दे सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ईडियम्स में आपको मीनिंग पता होना चाहिए, हमेशा चेंज कर करके दे सकते हैं ऑप्शंस को। अगला देखिए, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, पैसिव वॉइस है। जब भी आप एग्जाम में पैसिव वॉइस देखते हैं, सबसे पहले वर्ब देखिए। वर्ब सिंपल पास्ट है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में वर्ब का सिंपल पास्ट क्या का वर्ब क्या होता है, वॉज या वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो वॉज बीइंग कट गया, वॉज हेल्पिंग कट गया, हैड कट गया, वॉज हेल्प्ड। ऑप्शन नंबर 4। बाकी यहाँ पे क्या है क्या नहीं है आपको कोई मतलब ही नहीं था। इन केस 2 ऑप्शन क्लैश कर जाता, फिर हम थोड़ा दूसरा और तरीका देखते, लेकिन आपको नॉर्मली इसी तरीके से एग्जाम में करना होता है टाइम सेव करने के लिए। आगे देखिए, ईडियम ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। बहुत अच्छा ईडियम है, बहुत यूज़ भी होता है, पैसेजेस वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। आपको पता होना चाहिए, पहले भी रिपीट हो चुका है। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, याद रखिएगा। स्टिच का मतलब क्या होता है, सीना, जैसे कहीं फट वट गया, रफू करना। आपने देखा होगा आपके घरों में, अगर मान लीजिए आपका स्कूल बैग होता था, या कोई आपकी कोई ड्रेस होती थी, या घर का चादर, हाँ चादर बहुत ऐसा होता है, चादर या पिलोज, उसमें अगर कोई हल्का सा दरार हो जाए ना, हम उसको छोड़ देते हैं, छोटा सा तो है, उंगली डाल के और फाड़ देते हैं, बढ़ता जाता है, और फाइनली फिर वो इतना बड़ा हो जाता है कि हमें अच्छा ही नहीं लगता और हमें उसको चेंज करना पड़ता है। लेकिन सोच के देखिए कि जब छोटा सा रफू हुआ होता, मतलब छोटा सा खराब हुआ होता, आप तभी रफू कर देते, तो क्या ये मामला इतना बिगड़ता? नहीं, आपका समय भी बचता, पैसा भी बचता और गंदा भी नहीं लगता। तो यही है ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी बहुत सारी चीज़ें बचत कर देता है, टाइम भी, पैसा भी, लुक भी। तो इट इज़ बेटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम स्ट्रेट अवे एंड नॉट लेट इट बिकम बिगर। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको याद रखेंगे। अगला है वन वर्ड, बहुत आसान है, समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज। ये तो मतलब बहुत रिपीट हुआ है, हद से ज़्यादा रिपीट हुआ है। समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज मतलब जो अब पुराना हो चुका हो,
जिसका अब यूज ना किया जाता हो उसे बोलते हैं ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट की स्पेलिंग भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन, सेम टाइम का। फेडेड का मतलब होता है, फेडेड पता होना चाहिए आपको, कोई ऐसी मतलब यूज्ड हो के खराब हो गई हो कोई चीज, मतलब पूरा एकदम छीण हो गया हो, अब बर्बाद हो गया हो, उसको बोलते हैं फेडेड। आगे है आपका कॉमन एरर। कॉमन एरर करने का तरीका भी सबसे अच्छा यही है जो फिल इन द ब्लैंक का था, कि आप रीड करिए। जितने अच्छे से रीड कर पाएंगे उतने अच्छे से आंसर भी कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। I am deeply concerned about children all over the world. I am deeply concerned about the children all over the world who have had been orphaned due to the pandemic. प्रेजेंट में चल रहा है। अब आप देखेंगे बीन हैड बीन हो गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पैसिव वॉइस हो सकता है, हैव भी है। सो चिल्ड्रन को किसी ने ऑर्फन किया नहीं था, चिल्ड्रन को किसी ने अनाथ बनाया नहीं था, वो बन गए थे ड्यू टू पैंडेमिक। सो हु हैव बीन ऑर्फन्ड, पैसिव वॉइस तो हो जाएगा आपका, लेकिन हैव और हैड की जरूरत नहीं है ना, है ना। इसके बाद फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। हैड होता, हैड बीन होता पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट है तो हैव बीन जाएगा। हम यहाँ से हैड को कट करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर है। समझ में आया या नहीं? नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे चले जाइए, बैक जा करके फिर से देख लीजिए। देखिए जब भी आप पैसिव वॉइस करेंगे तो आपको तो बता ही दिया है क्या करना है। सबसे पहले आपको देखना है हैव प्रॉमिस्ड। अब हैव प्रॉमिस्ड किस में कन्वर्ट होता है आपको ये देखना है, ये कौन सा टेंस है। सो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट किस में कन्वर्ट होता है? प्रेजेंट परफेक्ट ही रहता है, लेकिन हैव बीन हो जाता है। हैव या हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो कहाँ पे है? नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पर आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नहीं ये एक्टिव वॉइस है। वी नीड पैसिव वॉइस, दिस वन इज द पैसिव वॉइस। बस ये हमारा आंसर है। इतना ही करना था आपको, है कि नहीं? आसान था ना। अगला देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सो अब यहाँ पे आपको स्पेलिंग करेक्ट करनी है, तो स्पेलिंग करने के लिए क्या करना चाहिए आपको इनको पढ़ना होगा सबसे पहले। जैसे आई एम इमीडिएट, अब यहाँ पे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, इनको लगता है कि इमीडिएट की स्पेलिंग में आई डबल एम आई DIATE ऐसा इनको लगता है, जबकि ये गलत है। इमीडिएट में ई ही होता है आपका, ये बिल्कुल सही है इमीडिएट। दूसरा है डेफिनेटली, तीसरा है पैथेटिक, ये सही है। इलीगल हमने कल ही डिस्कस किया था, ILLEGAL, ये भी सही है। देखिए डेफिनेटली में बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाती है इसकी स्पेलिंग में। आप याद रखिएगा, आई डेफिनेटली में आपको हमेशा याद रखना है कि DE जो होता है, DE के बाद आपका कभी भी A नहीं आता। जैसे DE लग गया हमारा, इसके बाद आपको ये पता होगा ना FINITE, है ना, फाइनाइट, ये तो पढ़ा होगा सभी ने। बस यही यहाँ पे होता है। अगर लास्ट में LY है तो आप LY ऐड कर दीजिए, तो ये आपका यहाँ पर I होना चाहिए, फिर ये इंप्रूव हो जाता। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अगला है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच अब करना है आपको, तो सबसे पहले ये देखना होता है सैड। सैड अगर टोल्ड में कन्वर्ट हुआ है तो इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए। सही है, दैट सही है, आई सही है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। यू मस्ट स्टे इंडोर्स टू रिमेन सेफ। मम्मी ने कहा आपको घर में ही रहना चाहिए ताकि आप सेफ रह सकें। सो आई वुड हैव तो होगा नहीं, वुड स्टे होगा नहीं, क्योंकि ये मस्ट है, यहाँ पे विल का वुड कन्वर्ट होता है। हैव टू और शुड, तो यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। ये बात तो हमको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे दिया जा रहा है एडवाइस। सो एडवाइस दिया जा रहा है तो शुड यहाँ पे प्रेफरेबल होगा, शुड इसका राइट आंसर होना चाहिए। एडवाइस के लिए यूज किया जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आप मुझे कमेंट करके जरा बताइए, ADVICE एंड
ADVISE, दोनों में क्या डिफरेंस है आपको बताना है। ADVICE और ADVISE दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। चलिए बताइए। देखिए आपका फेवरेट टॉपिक आ गया, क्या है ये? PQRS। जब भी आप देखेंगे आपको पढ़ना नहीं है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। मतलब ये देखना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CAAD, यानी स्टार्टिंग या तो C से होगी, या तो A से होगी, या तो D से होगी। तो जैसे अगर C को मैं देख लूँ तो C में क्या लिखा हुआ है, C एक बार है ना और D भी एक बार है, तो पहले मैं इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ। इट वॉज अ फाइन थिक, क्या था? इट वॉज मतलब हमें नहीं पता भाई कौन से फाइन थिक की बात हो रही है, हमें नहीं पता ना, स्टार्टिंग ही नहीं कर सकते। पहले इसके बारे में नॉलेज दिया जाएगा कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, फिर बताया जाएगा इट वॉज अ फाइन थिक, ब्लैक, वाइट, लॉन्ग, शॉर्ट, कुछ भी हो सकता है। डी में देखिए, टेल मी वॉटसन व्हाट डू यू मेक ऑफ आवर विजिटर्स स्टिक। फिर यहाँ पे विजिटर स्टिक की बात आ गया, तो इसका मतलब डी से भी शुरू नहीं होगा, स्टार्टिंग किससे होगा? ए से। ये आप समझ जाएंगे, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको रीड तो करना ही है पूरा। ऐसा मत समझिएगा ज़िंदगी में रीड नहीं करना, आपको रीड करना है। रीड करने की हैबिट्स होनी चाहिए, जब हैबिट्स इंप्रूव हो जाएगी तब आप इस तरीके को अपना पाएंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि भाई मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ए में क्या लिखा है? मैं खड़ा था अपॉन द हर्थ रग एंड पिक्ड अप, और मैंने उठाया द स्टिक। कौन सा स्टिक? के पहले द लगा हुआ है, कौन सा स्टिक? विच आवर विजिटर हैड लेफ्ट बिहाइंड हिम द नाइट बिफोर। मतलब पिछली रात को जो विजिटर हमारे घर आए थे वो जाते समय स्टिक छोड़ के चले गए, उस स्टिक को मैंने उठा लिया। तो यहाँ पे सेंस बनता है इस स्टिक का। हर्थ रग का तो मतलब नहीं मुझे पता, लेकिन रग का मतलब ना कालीन टाइप का होता है, तो हर्थ रग भी वही कुछ होगा, घर में कोई कालीन टाइप का। आगे देखिए, ए हो गया हमारा। ए के बाद या तो डी होगा या तो सी होगा। अब सी पढ़ लेते हैं। इट वॉज ए फाइन थिक पीस ऑफ वुड, और डी में लिखा है टेल मी वॉटसन व्हाट वुड यू मेक ऑफ आवर विजिटर्स स्टिक। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बाद डी, ऑप्शन नंबर थर्ड, ए के बाद डी। कैसे मुझे समझ में आया कि ए के बाद डी होगा? ए में तो बता दिया गया था कि मैं कौन सी छड़ी उठा रहा हूँ। इसके बाद आई एम सॉरी, मैंने जल्दीबाजी में उल्टा बोल दिया, सॉरी, डी लास्ट में है ना, सॉरी डी लास्ट में है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है। उसके बाद वो बताएगा कि भाई क्या हुआ, कैसा वो स्टिक था। फिर उसके बाद उन्होंने बताया मोरोवर, उससे भी ज़्यादा, इट वॉज जस्ट सच अ स्टिक एज मोर टाइमर द ओल्ड फैशन्ड फैमिली लॉयर यूज्ड टू कैरी। तो मतलब बता रहा है कि ये किस प्रकार का ओल्ड ज़माने में कैसे इसको इस्तेमाल करते थे, ये आएगा। सबसे लास्ट में आएगा कि बताओ मुझे वॉटसन क्या करोगे इस स्टिक का क्वेश्चन पूछा। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है। मैंने वो फर्स्ट डी को देख लिया था, जबकि मुझे डी लास्ट में, मन में मैंने लास्ट में एज्यूम किया था, लेकिन गलती से ए के बाद डी देख लिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे है आपका एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द, मतलब अपोजिट वर्ड, उल्टा मीनिंग। सो आपको इनस्क्रूटेबल का उल्टा मीनिंग बताना होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट है। एनिग्मेटिक मतलब का होता है रहस्यमयी, सीक्रेट। कॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब होता है जिसको हम समझ सकें। हम जब आरसी पढ़ते हैं यानी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ही क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशन, समझना है उसको। कॉम्प्रीहेंसिबल मतलब समझने योग्य। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। एमिएबल का क्या मतलब होता है? फ्रेंडली। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है फिट, मतलब बिल्कुल उपयुक्त। अच्छा, आप लोगों ने स्क्रूटनी पढ़ा होगा। स्क्रूटनी होता है, आप कभी भी कोई कागज पत्री का काम करते हैं, उसमें स्क्रूटनी होता है, यानी अच्छे से जांच पड़ताल। स्क्रूटेबल का मतलब होता है जिसकी अच्छे से जांच पड़ताल की जा सके। सो इसका एंटोनियम क्या होगा? इसका एंटोनियम होगा जिसकी अच्छे से जांच पड़ताल नहीं की जा सके, एनिग्मेटिक। लेकिन अगर मैं इसके पहले इन लगा दूं, इनस्क्रूटेबल, सो इनस्क्रूटेबल का मतलब क्या होगा? इनस्क्रूटेबल का मतलब होगा
कि जैसे इसका मतलब था जिसको जांच पड़ताल किया जा सके, इसमें जिसका मतलब जांच पड़ताल नहीं किया जा सके। सो इसका एंटोनियम हो जाएगा कॉम्प्रीहेंसिबल, जिसको समझा जा सके। इनस्क्रूटेबल जिसको नहीं समझा जा सके, कॉम्प्रीहेंसिबल जिसको समझा जा सके। तो ये है इसका एंटोनियम। अब मूव करते हैं अपने फेवरेट टॉपिक पे। हम सबका फेवरेट टॉपिक आ गया है पीक्यू, क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, पहले पैसेज को अच्छे से रीड करिए पूरा पॉज करके वीडियो को, फिर अपने नोटबुक में आंसर लिखिए या तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप कहीं भी लिख सकते हैं। मैं साथ के साथ पढ़ूंगा, आप भी साथ के साथ पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं अगर थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो। बाकी हम चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन फ्यूल्स आवर लिविंग प्रोसेस। ऑक्सीजन क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है हमारे लिविंग प्रोसेस को। इट कॉन्ट्रैक्ट्स आवर मसल्स, हेल्प्स आवर सेल्स टू ग्रो, वर्क एंड रीजनरेट एंड, कॉमा आ गया ना, यहाँ पे कॉमा आ गया, डैश आवर ब्रेन्स। तो आंसर में देखिए, फीड्स फैड, इज फीडिंग फैड। मुझे फैड का मतलब जानना ही नहीं है क्या होता है, मुझे फैड का मतलब जानना ही नहीं है क्या होता है, फिर भी मैं आंसर कर दूंगा इसका ऑप्शन नंबर 1। अब ये कैसे किया, तो यहाँ पर बस वर्ब को हमको देखना है ना, वर्ब कौन सा आएगा, फैड वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिफ्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को क्या आएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बात चल रही है, हर जगह उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, आप ध्यान से देखिए, है ना, फर्स्ट फॉर्म एस के साथ, हेल्प्स। सो यहाँ पे भी आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा है, अच्छा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा एस के साथ, सिंगुलर वाला। सो फीड आ गया ऑप्शन नंबर 1। फ्यूल्स में देखिए एस है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एस है, हेल्प्स में एस है कि नहीं। सो यहाँ पे भी आपका एस वाला ही आएगा। आगे देखिए, काम्स, देखिए यहाँ काम्स में भी एस के साथ वाला वर्ब है, यहाँ भी एस वाला है, यहाँ भी लड़ता है हमारे इन्फेक्शन से और देता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को क्या करता है, थ्रस्ट्स, लोअर्स, कम करना ये तो होगा नहीं, ट्रीट्स भी नहीं होगा, बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि बूस्ट के बाद भी एस लगा हुआ है कि नहीं, हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये सिर्फ हमारा वर्ब पे अभी तक पूछा गया है, बाकी कोई ऐसा वोकैब वाला तो तगड़ा सा कुछ पूछा नहीं गया। डॉक्टर नरेंद्र नाथ जेना, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन MMHR सेंटर मदुरई, उन्होंने ये सारी बातें कही हैं, कहते हैं, कही है नहीं कहते हैं। वंस जब एयर हवा एंटर करती है हमारे नाक और मुंह में, सो इट गेट्स ह्यूमिफाइड एंड रीच इज डैश एल्वियोली। एल्वियोली में क्या करती है, रीच करती है। तो उसके पहले क्या आएगा, सम नहीं आ सकता, द आ सकता है, एन, एक एल्वियोली नहीं होता, तो ए और एन कट गया, क्या आंसर हो गया, द। अब मैंने द क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है कि किस एल्वियोली की बात कर रहे हैं। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन इसका ठीक ना हो, क्योंकि बायोलॉजी में आप जानते हैं कि वर्ड्स की बहुत सारा टेरिडोफाइडा और फटेरिडोफाइडा हो जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। बाकी ये द इसीलिए आएगा क्योंकि हमको पता है कि हम कौन से एल्वियोली की बात कर रहे हैं, जो शरीर में होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा भी होगा, अगर थोड़ा ध्यान से देखा होगा, तो जो लंग्स होता है यहाँ पे होता है, तो क्योंकि ये बॉडी ऑर्गन है, हमको पता है किसकी बात की जा रही है, तो हमने द लगा दिया। आगे पढ़िए, आर, ये क्या होते हैं, टाइनी सैक्स दैट हेल्प्स टू ऑक्सीजन एंड ट्रांसफर इट इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड ऑल्सो पुट आउट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड पुश इट आउट ऑफ द लंग्स। यानी हम समझ गए कि ये एल्वियोली क्या होता है, टाइनी छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, मैंने भी बनाया था ना डायग्राम टाइप का, ये होते हैं जो मदद करते हैं, हेल्प्स टू डैश द ऑक्सीजन एंड ट्रांसफर इट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ताकि वो अंदर भेज सकें ऑक्सीजन को और ट्रांसफ़र कर सकें ब्लड के ज़रिए। ब्लड ही ट्रांसफ़र करता है ना ऑक्सीजन को पूरे शरीर में। एंड ऑल्सो टू पुट आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, पुट आउट मतलब बाहर निकालना कार्बन डाइऑक्साइड को। हालांकि इसका आंसर आपको मिल गया होगा पुल इन,
है ना। पुल इन पुल आउट, पुल इन मतलब अंदर भेजना, पुल आउट मतलब बाहर भेजना। तो ये इसका आंसर था। आगे देखिए, कोविड-19 डिस्ट्रॉय डैश एल्वियोली बाय थिकनिंग द वॉल्स सो गैस एक्सचेंज बिकम डिफिकल्ट। तो होता क्या था कोरोना में? कोरोना में बेसिकली ये होता था कि जैसे ये हमारा जो नली होता है जहाँ से लंग्स में जाता था एयर, तो ये इसको थिक कर देता था, बहुत एकदम जमा देता था, टाइट कर देता था, और ऑक्सीजन पास हो नहीं पाता था। जब हवा अंदर जाएगी नहीं तो ऑक्सीजन कैसे निकलेगा? अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलेगा? इसीलिए ऑक्सीजन की कमी से मर जाते थे, मतलब लोगों की डेथ हो जाती थी। सो इट वॉज वेरी रूड एक्चुअली। सो यही काम था कोविड का। सो इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था एल्वियोली को। तो क्या आएगा? दिस तो आएगा नहीं, प्लूरल है तो दिस दैट कट गया, हमको दोज दीज। ये प्रेजेंट में बात चल रही है तो दीज आएगा, अभी की बात चल रही है कि दीज एल्वियोली। तो यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोज हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज़ पास्ट की रेफर होती या फिर दूर होता हमसे बहुत ज़्यादा, तो फिर हम क्या कर देते? दोज। अभी हमारा आंसर होगा दीज। सो आप प्लीज़ सारे लेक्चर्स को जा करके देखिएगा अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो। और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, ये सब तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, कहनी नहीं चाहिए आप लोगों को। तो चलिए कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।